नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। पिछले वीडियो के बाद इस वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियो आपने देखे होंगे, मैं पूरे प्लांट किंगडम का विस्तार से चर्चा किया था। अलग अलग कैटेगरी में मैंने सारी चीज़ों का वर्णन किया था। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी डायग्राम से क्लियर करने के मैंने डायग्राम बताया था, कैरेक्टर मैंने बताया था। प्लांट किंगडम से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए, लाइक इज एंजियोस्पर्म, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ब्रायोफाइट क्या होता है, टेरिडोफाइट्स क्या होता है, और सारे सीरीज वगैरह मैंने ऑर्डर वगैरह क्लियर किए हैं, कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं। तो आप इससे पहले वीडियो में जाकर आप सारी चीज़ें वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को मैंने स्पेशली प्रिपेयर किया है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। एनिमल किंगडम के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं पूरे किंगडम आज नहीं बताने वाला इस वीडियो में। आज मैं जो बताऊंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया मैंने आपके लिए। ये है वो क्लासिफिकेशन का आधार जिस पेस पे एनिमल किंगडम का विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। और वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, हमेशा प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एनिमल किंगडम में वाकई में वास्तविक में किन जीवों को रखा गया है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं। इसमें उन समस्त मल्टी सेल्यूलर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा गया है। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको क्लियर करने जा रहा हूं। मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय प्रकार की स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स को इसमें रखा गया है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक प्रकार के न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल्स है। यूकैरियोटिक एनिमल्स इसमें रखे गए हैं, यूकैरियोटिक इसमें एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले यूकैरियोटिक एनिमल्स को इस किंगडम में रखा गया है। इस किंगडम में आपको पता है कि मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, लगभग 12 लाख प्रकार के एनिमल्स को इसके अंदर समाहित किया गया है। मतलब 12 लाख प्रकार के स्पीसीज इसमें आपको देखने को मिल सकता है, जो कि क्लासिफिकेशन पद्धति के आधार पर, क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर आपको सारी चीज़ों का वर्णन पढ़ने को मिल जाएगा या देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं, सब में पर्याप्त डिफरेंशिएशन पाई जाती है, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके फंक्शंस के बेस पे। ठीक है, फिर भी हम ये जानते हैं कि सारे एनिमल्स को हम इस किंगडम में रखे हैं। ठीक है, सभी में अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाई जाती है। सारे एनिमल्स को, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है, इन सारे एनिमल्स को मेटाजोन्स कहते हैं। ये मैंने भी पहले आपको बताया था, जिस समय क्लासिफिकेशन किया जा रहा था उस समय बता दिया था कि मेटाजोन्स कहा जाता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। ठीक है, इन सारे एनिमल्स में फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पाया जाता है, ऐसे मैंने स्पष्ट किया था। आपको स्पेशली अगर सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम चाहिए तो कुछ पहले वीडियो में जाना पड़ेगा चैनल के, आपको उसमें सर्च करिए सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम, आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इसके आगे बेसिस ऑफ एन एनिमल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ एन एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब होता है जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। जंतुओं के वर्गीकरण का क्या क्या आधार बनता है, तो जंतुओं के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए इसमें 2 प्रमुख आधार चयन किए गए हैं। सबसे पहला आधार जो होता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन के स्तर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन के स्तर। और सेकंड इसमें कंटेंट मैं बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं जंतु शारीरिक पैटर्न, एनिमल बॉडी पैटर्न, एनिमल बॉडी पैटर्न। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा एनिमल्स का। तो मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के स्तर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। संगठन के स्तर से तात्पर्य है कि किस प्रकार का कोशिकीय संगठन, किस प्रकार से उत्कों का संगठन इसमें प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑर्गेनाइजेशन तक जाएंगे का मतलब अंग तंत्र तक हमको जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसी का। सबसे पहले इसमें आता है जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसमें कुछ और पॉइंट्स बनते हैं इसके जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करता है। फर्स्ट इसमें आता है सेलुलर लेवल, सेलुलर
लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब होता है कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर का मतलब होता है इसमें सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सिंपल कैरेक्टर वाले होते हैं, बहुत सरल जीवों को इसमें रखा गया है। इसमें टिश्यूज का अभाव होता है, टिश्यू इसमें एब्सेंट होता है। स्पेसिफिक कार्यों को करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए इसमें किसी भी मतलब सामूहिक रूप से, ग्रुप रूप से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन या सामूहिक श्रम विभाजन पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेलुलर लेवल में अगर मैं कहूँ तो ये होता है स्पंज में। किसमें? स्पंज में। स्पंज या पोरीफेरस एनिमल में इस प्रकार का सेलुलर लेवल पाई जाती है स्पंज में। ठीक है। सेकंड आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन भी समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है सेल टिश्यू लेवल। क्या आता है? सेल टिश्यू लेवल। सेल टिश्यू लेवल। सेल टिश्यू लेवल का तात्पर्य होता है इस प्रकार के जो संगठन स्तर होता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें इस संगठन में ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ट्रू टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ट्रू टिश्यूज कहने का मतलब है इसमें एक ही समान कोशिकाओं के समूह, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसकी उत्पत्ति, इसकी जो ओरिजिन होती है वो समान प्रकार के सेल से ही होती है। उतक समान उत्पत्ति एवं सभी प्रकार के समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम लोग सेल के बाद टिश्यू लेवल में रखते हैं। सिलिंट्रेट समूह के सभी एनिमल इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सिलिंट्रेट समूह के जितने भी एनिमल होंगे सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये पोरीफेरा स्पंज में आता है, एंड देन सिलिंट्रेटा में हाइड्रा वगैरह का वर्णन मैं बाद में करूंगा, जब एक एक फाइलम मैं क्लियर करूंगा उस दौरान आपको फिर से ये मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो ये होता है टिश्यू ऑर्गन लेवल। इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू ऑर्गन लेवल। टिश्यू ऑर्गन लेवल कहने का मतलब होता है इसमें जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन का स्तर होता है, इन जंतुओं में, इन एनिमल्स में टिश्यूज कांटेक्ट होकर, मतलब संगठित होकर, आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब होता है ऑर्गन का फॉर्मेशन। इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन, इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इसमें जितने भी प्रकार के फ्लैट वर्म आते हैं, फ्लैटी हेलमेंट्स, इसमें सारे वो एनिमल्स आ ही जाते हैं। ठीक है। फ्लैट वर्म इसके अंतर्गत आने वाले एनिमल्स की श्रेणी में रखते हैं। ऑर्गन लेवल का उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फोर्थ इसमें आता है जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहने का मतलब होता है इसमें जो ऑर्गन बना हुआ है वहां से एक सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। अर्थात इस प्रकार के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उसमें सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं का मतलब होता है इसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या जितने भी प्रकार के सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग, वो सारे सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें हाई लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। उच्च स्तर, सर्वोच्च स्तर का संगठन हमको देखने को मिलता है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो जितने भी प्रकार के हायर एनिमल्स होते हैं सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हायर एनिमल सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इन सबको, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल बचेंगे सब हायर एनिमल्स इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। वो हायर लेवल में क्या क्या आएंगे, वो क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद जब मैं फाइलम पढ़ाऊंगा उस समय आपको हायर एनिमल्स मिल जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग बांटते हैं ना इसको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, सारे वर्टिब्रेट्स इस लेवल में आ जाते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी इस लेवल में आएंगे। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सर ने तो हायर एनिमल के बारे में चर्चा की है तो वर्टिब्रेट्स को बताए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको इस सिस्टम, जिसमें कुछ सिस्टम प्रोवाइड होते हैं, कुछ सिस्टम वहां पर बना हुआ रहता है पहले से। तो ये हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर, ये मैंने क्लियर किया। और दूसरा यहां पर बेसिस ऑफ एन एनिमल क्लासिफिकेशन में मिलता है, वो होता है एनिमल बॉडी पैटर्न। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा सरल सा था। इसके लिए मैं आपको कीवर्ड दे देता हूं। सबसे पहले होता है सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका से बनता है एक समान कोशिकीय पदार्थों से मिलकर उसी के समान शारीरिक रचना वाले, उसी के समान कार्य को करने वाले, ओरिजिन एक ही प्रकार की कोशिकाओं से हो तो ये बनाता है टिश्यू।
ठीक है, टिश्यू बनाता है, सेल मिलकर आपस में टिश्यू बनाता है, टिश्यू आपस में अपने समान टिश्यू दूसरे टिश्यू से मिलकर ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। ये ऑर्गन बाद में जाके ऑर्गेनिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम कहने का मतलब होता है ऑर्गेनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार का सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र का निर्माण होगा, ठीक है। यही अंग तंत्र बाद में चलकर कहलाएगा कंप्लीट बॉडी ऑफ अ एनिमल, किसी भी एनिमल की कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद मैं जा रहा हूं दूसरे पॉइंट में, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के दूसरे पॉइंट में, एनिमल बॉडी पैटर्न में। एनिमल बॉडी पैटर्न में सबसे पहला पॉइंट ही इसका ऐसे ही बनता है, जिसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि आउटलाइन ऑफ एनिमल बॉडी पैटर्न, ठीक है। रूपरेखा भी कह सकते हैं आप इसको, आउटलाइन ऑफ एनिमल बॉडी पैटर्न, ठीक है। आउटलाइन ऑफ एनिमल बॉडी पैटर्न ही होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी जंतुओं में जो पर्याप्त डिफरेंशिएशन पाई जाती है, उसकी शारीरिक जो बनावट होती है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप और साइज जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, विभिन्नताएं होती हैं। इसके बावजूद उनका जो शरीर होता है 3 स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम में से किसी एक योजना को ही, एक प्लान को अब इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है। याद रखना, मैंने कहा 3 शारीरिक योजना, ठीक है, उसको इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है। तो 3 शारीरिक योजना क्या है, इस आउटलाइन में, रूपरेखा में मैं बता देता हूं, आपको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला इसमें आउटलाइन जो होता है, सेल अरेंज प्लान, इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट प्लान, ऐसा बोलेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान का मतलब होता है, एग्रीगेट प्लान का मतलब होता है कोशिका समूह योजना। कोशिका समूह योजना से तात्पर्य होता है एक ऐसी योजना जिसके अनुसार जंतु का बॉडी सेल ग्रुप या पुंज का बना होता है, सेल समूह या पुंज का बना होता है। इसमें जो कोशिकाएं रहती है वो उसमें रहाशित प्रकार का या रूडिमेंट्री प्रकार का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। टिश्यू का अभाव होता है, इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार की जो योजना है, इस प्रकार की जो प्लान है, वो स्पंज अर्थात पोरीफेरस एनिमल्स में आपको दिखाई देगा, पोरीफेरस एनिमल में आपको दिखाई देगा, पोरीफेरा के एनिमल में दिखाई देगा। फाइलम जो पोरीफेरा आता है उसके अंदर सेल एग्रीगेट प्लान आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर ध्यान से सुनेंगे आप लोग सभी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की चर्चा मैं कर रहा हूं यहाँ पर। सेकेंड आता है इसमें आउटलाइन में, रूपरेखा में, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान, अंधकोश योजना, ब्लाइंड सैक प्लान। ये जो ब्लाइंड सैक प्लान है, अंधकोश योजना है, इसका मतलब होता है इस योजना, यह जो शरीर योजना है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली होती है, काफ़ी जटिल प्रकार की होती है सेल एग्रीगेट प्लान की अपेक्षा, ठीक है। इस प्रकार की जंतु के शरीर में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा भोजन को, जो न्यूट्रिशन होता है, उसको इंगेशन किया जाता है। उसके बाद में उसका क्या बोलते हैं उसको, जो अनपचे भोजन रहते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है। मतलब कहना चाहिए कि एक ही स्ट्रक्चर होता है जहां से वो भोजन को इंगेज करता है और उसी स्ट्रक्चर से भोजन को क्या करता है, बाहर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। वो जो द्वार होता है वो माउथ का भी काम करता है, माउथ या मुख पार्ट का भी काम करता है, और एनस या गुदा द्वार का भी काम करता है। ये ध्यान रखेंगे। ब्लाइंड अंधकोश योजना का मतलब होता है एक ही हिस्से से भोजन को ग्रहण करना, उसी हिस्से से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये होता है ब्लाइंड सैक प्लान। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, उनकी सेल्स होती है, उसमें टिश्यूज और जो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो बोलते हैं, जिसको हम लोग दैहिक सेल्स बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स से ये निर्मित होते हैं।
इसमें विकसित प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो बॉडी आउटलाइन जो बनता है, इसमें बॉडी का जो प्लान बनता है, यह सेरेंटेटा संघ के एनिमल में देखने को मिलेगा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के कुछ एनिमल्स में दिखेगा, सिलेंट्रेट्स में दिखेगा और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो ब्लाइंड सेक प्लान है ये आपको इन एनिमल्स में आप इंडिकेट होता है, प्रदर्शित होता है। क्लियर है। थर्ड इसमें आता है, इस आउटलाइन के अंदर जो जंतु शरीर की रूपरेखा जो पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें होता है ट्यूब विद ट्यूब प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब प्लान कहने का मतलब होता है ये नलिका अंदर नलिका योजना को दर्शाता है। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। कहने का मतलब नलिका अंदर नलिका योजना। इस प्रकार की जो बॉडी कैविटी होती है, इस प्रकार का जो प्लान होता है, उसमें आहार नाल में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें 2 ओपनिंग्स होते हैं, 2 द्वार होते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर पार्ट में होता है जिसको माउथ कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट्स में ओपनिंग पार्ट्स होते हैं जिसको एनस कहते हैं। मतलब इसमें ये जो माउथ होता है ये सेम होता है, एक ही होता है, एक ही होल होता है, एक ही एपर्चर्स होता है। इसमें जो होता है माउथ अलग होता है, माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, याद रखेंगे। मतलब इससे इंगेज करेगा, इससे एक्सक्रेट करेगा। ठीक है, इससे अंतर्ग्रहण करेगा, इससे अनपचय पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर कर देगा। ठीक है, मतलब यह हो गया माउथ टू एनस पोर तक भोजन का संवहन, कंडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सारी चीज़ें इसमें होगा। इस प्रकार की जो बॉडी कैविटी प्लान होता है, इस प्रकार की जो दैहिक योजना होती है, वो सभी हायर वर्टिब्रेट्स में मिलती है, सभी हायर वर्टिब्रेट्स में मिलती है, जिसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। हम लोग भी इसमें आते हैं, याद रखेंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हायर वर्टिब्रेट्स में हम लोग की भी गिनती होती है, मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा इत्यादि, और जितने भी प्रकार के बड़े एनिमल्स मिलेंगे वर्टिब्रेट्स में, सब इसमें नलिका अंदर नलिका योजना होगा। क्लियर है। तो ये जो नलिका अंदर नलिका योजना है ये 2 प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार में डिवाइड रहता है ये नलिका अंदर नलिका योजना। फर्स्ट इसमें जो टाइप होता है ये होता है प्रोटोस्टोमिक प्रकार के होता है। कौन से प्रकार के होते हैं? प्रोटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक कहने का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिसमें डाइजेस्टिव ट्यूब डेवलपमेंट के समय पहले माउथ पार्ट का डेवलप होता है। कौन सा पार्ट डेवलप होता है? इसमें माउथ पार्ट डेवलप होता है, लेकिन जो एनस पोर होता है वो बाद में डिस्कवर होता है, बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। पहले माउथ डेवलप होता है, याद रखेंगे। ठीक है, एंड देन बाद में एनस डेवलप होता है। क्लियर है। इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है प्रोटोस्टोमिक प्रकार की व्यवस्था, नलिका अंदर नलिका योजना। इसमें एग्जाम्पल में अगर हम लोग जाएं तो इसमें सारे राउंड वर्म आते हैं। राउंड वर्म, ठीक है, एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, सब में प्रोटोस्टोम्स पाए जाते हैं। इन जंतु में प्रोटोस्टोम्स पाए जाते हैं, अर्थात माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, एनस का फॉर्मेशन बाद में होगा। सेकंड इसमें होता है ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब होता है ऐसी प्लान जिसमें जो एनस पोर है, गुदा द्वार है, उसका विकास पहले होता है। इसमें एनस का विकास पहले होता है, बाद में माउथ का विकास होता है, लेटर। ठीक है, बाद में माउथ का फॉर्मेशन होता है, बाद में माउथ या मुख का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होता है, प्लान होता है, वो इकाइनोडर्मेट्स एनिमल में मिलता है। ये एग्जाम्पल में मैं बता रहा था, और इसका भी एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा जो होता है, डर्मेटा कॉर्डेट्स जो होते हैं और दूसरे प्रकार के कॉर्डेट्स, इन सभी में ड्यूटेरोस्टोम्स पाए जाते हैं, या इन सभी एनिमल को ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि आउटलाइन ऑफ एनिमल बॉडी पैटर्न में जो जंतु शरीर की रूपरेखा है उसमें सेल एग्रीगेट प्लान,
कोशिका समूह योजना, बाद में ब्लाइंड सैक प्लान, मतलब इसको बोलते हैं अंधकोश योजना, और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, अर्थात इसको बोलते हैं नलिका अंदर नलिका योजना। ठीक है, तो मैंने सारे प्लान यहाँ पर क्लियर कर दिए आउटलाइन ऑफ एनिमल बॉडी पैटर्न का। ठीक है, इसका सेकंड आता है, मैं इधर से लिखना शुरू करता हूँ ताकि एक पेज में आपको मैं क्लियर कर सकूँ। इसके बाद ए के बाद इसका होता है बी, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बी में मैं लिख रहा हूँ बॉडी सिमेट्री बोलते हैं जिसको हम लोग बॉडी सिमेट्री। ठीक है, ये जो पूरा कंटेंट मैं तैयार किया हूँ आपके लिए जो प्रिपेयर किया है सिमेट्री में, ये एनसीईआरटी सिलेबस बेस पे भी है और आपका जो सीजी गवर्नमेंट है स्टेट बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर, उसके आधार पर भी है। तो दूसरा नंबर में आता है एनिमल बॉडी पैटर्न का बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं दैहिक या शारीरिक सम्मिति कहते हैं, मतलब जंतुओं के शरीर में अंगों की व्यवस्था को हम लोग बॉडी सिमेट्री कहते हैं। मतलब किस प्रकार के अंग कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित है, उस प्रकार की व्यवस्था अगर कर ले तो उसको सिमेट्री का नाम दिया जाता है, सम्मिति का नाम दिया जाता है। इस कैटेगरी में 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। पहला जो एनिमल का नाम आता है, इसमें 3 प्रकार जो है, इसमें फर्स्ट एनिमल जो होता है, ये फर्स्ट एनिमल होता है एसिमेट्री ऑर्गेनिजम्स, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स। असम्मित जीव बोलते हैं। असम्मित जीव का मतलब होता है ऐसे सिमेट्री जिसमें बॉडी के विभिन्न पार्ट, मतलब विभिन्न प्रकार के अंग इस प्रकार से अरेंज्ड रहते हैं कि उसमें किसी भी स्तर या तल पर 2 बराबर भागों में हम उसको नहीं बांट सकते। मतलब जब हम उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, डू नॉट डिवाइड टू पैरेलल पार्ट, तो वो कहलाता है एसिमेट्रिकल सिमेट्री कहलाता है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। ठीक है, इन ऐसे जीवों को एसिमेट्री जीव कहते हैं, एसिमेट्रिक एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है स्पंज। ठीक है, स्पंज आते हैं, इसमें अंगों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि आप उसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, इसमें सेकंड जो आता है, इसका सेकंड है एसिमेट्री के बाद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। रेडियली का मतलब क्या होता है, अरी। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनिजम्स। तो इस प्रकार के जो संगठन होता है, इसमें जो अंग होते हैं वो केंद्रीय अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उसकी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर अगर आप काटते हैं तो वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रेडियल मतलब होता है अरी, मतलब एक केंद्रीय भाग होगा, केंद्रीय भाग से अगर उसको 2 भागों में डिवाइड करना चाहे तो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार की अवस्था रेडियल सिमेट्री कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर आप इसके जाएँ तो आपको मिलेगा स्टारफिश वगैरह मिलेगा। एक आइनोडर्मेटा का ये एनिमल है स्टारफिश। हाइड्रा जो होता है सिलेंट्रेट्स का एनिमल होता है। ठीक है, जेलीफिश इसको फॉल्स फिश कहते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा बहुत अच्छे से करूंगा। साइकन वगैरह इसमें सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सिमेट्री की बात अगर करें तो ये होता है बाई रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाई रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल या ऐसे जंतु जिसके शरीर को हम केवल 1 या 2 तल में काटने पर 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब केवल 1 या 2 तल में ही काटने पर उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 तल से काटेंगे तो 2 बराबर भाग में बट रहा है, समझ लीजिए इसको। 1 तल में काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, और दूसरा तल भी हो सकता है जहां से काटे तो 2 बराबर भागों में बटता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। इस द्विपार्श्व सम्मित में इसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, इसमें याद रखेंगे सारे मनुष्य इसमें आते हैं। सॉरी, अर्थवर्म जानते होंगे, केंचुआ आप लोग देखे होंगे, फिशेस देखे होंगे। ठीक है, स्पाइडर वगैरह देखे होंगे, सारे इसमें आते हैं। कहने का मतलब उसको 1 या 2 तल से आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नाम पड़ा इसका बाई रेडियली। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मित। और अरी में क्या पढ़ाए थे हमने, अरी में हमने आपको बताया था, दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है आपके लिए, तो मैं इसको फिर से क्लियर कर रहा हूं। अरी का मतलब होता है ऐसी सिमेट्री जिसमें जीवों के शरीर को केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर अगर काटते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। याद रखना, इसमें क्या होता है
केंद्रीय अक्ष से होते हुए किसी भी तल पर अगर उसको डिवाइड करते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड इसमें आता है एनिमल बॉडी पैटर्न में तीसरे नंबर का जो पॉइंट होता है ये होता है प्राइमरी जर्म लेयर। प्राइमरी जर्म लेयर, प्राइमरी जर्म लेयर कहने का मतलब है प्राथमिक जनन स्तर। प्राथमिक जनन स्तर कहने का मतलब है कि गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप टू जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है पहले। तो जर्मिनल लेयर के आधार पर बनने वाले जर्मिनल लेयर के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पहले पार्ट को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं इसको, सॉरी ये आई डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब हिंदी में कहते हैं द्विस्तरी। द्विस्तरी कहने का मतलब होता है जिसमें दो जनन स्तर बनते हैं, बाह्य एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बाह्य मतलब आउटर साइड में, और अंदर साइड में आंतरिक में एंटोडर्म, इंटरनल साइड में एंडोडर्म। क्लियर है? ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। दो प्रकार का स्तर इस पे बनता है। एग्जाम्पल में आएगा इसमें भी स्पंज और सिलेंट्रेट्स आएंगे जिसमें केवल टू जर्मिनल लेयर, टू जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल जिसमें प्रेजेंट हो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएगा। सेकेंड में आता है इसमें, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब होता है प्लैटीहेल्मिन्स जो एनिमल होते हैं, मैमल्स होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्स से लेकर मैमल्स तक, मतलब जितने भी प्रकार के एनिमल प्लैटीहेल्मिन्स में आएंगे से लेकर, अगर क्लासिफिकेशन आप देखें पूरे फाइलम में बढ़ते क्रम में जाए हैं आप हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ जाए तो मैमल्स तक, मैमल सबसे विकसित प्राणी है तो मैमल्स तक के सभी जंतुओं में तीन जनन स्तर का निर्माण होता है। कौन कौन सा जनन स्तर? ये एक्टो एंडो तो होगा, एक्टो एंडो तो होगा, और दोनों के मध्य में मिड इनटू मेसोडर्म का निर्माण होगा। मध्य चर्म बोलते हैं इसको। किसका निर्माण होगा? मेसोडर्म का निर्माण होगा, मध्य चर्म का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एनिमल जिसमें एक्टोडर्म बाह्य चर्म, एंडोडर्म आंतरिक चर्म, अंतःचर्म बोलते हैं जिसको, और मेसोडर्म मध्य चर्म का निर्माण हो, यह ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल कहलाता है। तो ये हो गया प्राइमरी जर्म लेयर के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ आता है जिसको एनिमल बॉडी पैटर्न में फोर्थ पोजीशन दिया गया है। ये किसी हायरार्की को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी पदानुक्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, याद रखेंगे। किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, बस आप बेसिस पढ़ रहे हैं, ये ऐसा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें मैं कहूँगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बॉडी कैविटी, देह गुहा। ठीक है, देह गुहा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीलोम। ये काफ़ी बार काफ़ी लोग इससे संबंधित सवाल करते हैं मेरे से। अगर आपको भी कोई सवाल होगा इससे संबंधित आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो देह गुहा या सीलोम, देह गुहा या सीलोम जो होता है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच जो खाली स्पेस होता है उस स्थान पर फ्लूइड जो भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। ठीक है, उस स्थान पर मेसोडर्मल एपिथेलियम या पेरिटोनियम का एक आवरण होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें उसमें ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान को, जो मैंने बताया था ट्यूब विथिन ट्यूब प्लान, नलिका अंदर नलिका योजना, उनके शरीर में ये इस प्रकार की कैविटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब देह गुहा के अंदर शरीर के दूसरे अंग पाए जाते हैं, याद रखना, शरीर के समस्त अंग पाए जाते हैं, आंतरिक अंग। देह गुहा का जो विकास होता है वो मेसोडर्म के दो भागों में विभाजित होने के कारण होता है। बॉडी कैविटी में जो सीलोम या देह गुहा का जो फॉर्मेशन होता है ना, देह गुहा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी फॉर्मेटेड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म के दो भागों में डिवाइड होने से बॉडी कैविटी और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है, दोनों के बीच में एक गुहा बन जाती है। ठीक है ना। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्लियर कर देता हूं, माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। अब आप थोड़ा सा कल्पना करिए, अंदर एक नलिका है, माउथ से लेकर एनस तक पूरा एक नलिका ही है। ठीक है, उसके बाद में एक और बॉडी कैविटी है, दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है। उस तरल द्रव को सिलोमिक और बॉडी कैविटी फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोमिक और बॉडी कैविटी
फ्लूइड कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं या बॉडी कैविटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। देहगुही द्रव बोलते हैं। कहाँ पर भरा हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल और बाहरी बॉडी कैविटी के बीच में भरा हुआ है। ये जो सिलोम होता है ये लचीले होते हैं, जो इंटरनल आर्गन होता है उसको सुरक्षा देता है, अंतरांगों को, जितने भी प्रकार के इंटरनल आर्गन होते हैं उसको सही जगह पर प्लेस्ड रखता है, बाहरी आघात से, चोट से इसको रक्षा करता है। अंदर की जो देह गुहा होती है उसमें द्रव स्थितिक कंकाल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का कार्य करते हैं। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है ना, देहगुही द्रव जो होता है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के समान काम करता है, द्रव स्थितिक कंकाल के समान काम करती है। ठीक है, इसके देह बॉडी कैविटी के अंतरांग कंपार्टमेंटेड होता है, मतलब कोष्ठित होते हैं, अलग अलग अंग अलग अलग उसमें फिक्स्ड रहता है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार का नाम आता है बॉडी कैविटी में। फर्स्ट टाइप इसमें होता है, इसका फर्स्ट इसको बोलते हैं ए सिलोमेट। ए सिलोमेट कहने का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अगुही या अदेहगुही बोलते हैं इसको, अगुही या अदेहगुही बोलते हैं। अगुही या अदेहगुही का मतलब होता है देहगुहा रहित, जिसमें देहगुहा एब्सेंट हो, इसीलिए उसको बोलते हैं एसिलोमेटो कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग जाएं तो इसमें स्पॉन्ज वगैरह मिलता है, सिलेंट्रेट्स मिलते हैं, सिलेंट्रेट्स के कुछ एनिमल मिलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थ के कई एनिमल मिलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थ के कुछ एनिमल मिलते हैं। ठीक है, ये होता है एसिलोमेट या क्या बोलते हैं इसको, अगुही या अदेहगुही बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। एसिलोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, एसिलोमेट इसी के नीचे बना देता हूं। ठीक है, एक आपको दिखाई देता है इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं, बीच का, क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की गुहा नहीं रहती। और ये हो गया आपका मीजोडर्मा। क्या हो गया ये? मीजोडर्मा। ठीक है, मीजोडर्मा यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड नहीं हुई है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया एसिलोमेट। ठीक है, बीच का डाइजेस्टिव कैविटी कहलाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला मीजोडर्मा कहलाएगा। क्लियर है? इस प्रकार की अवस्था को एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है सेकेंड जो होता है इसको बोलते हैं सिलोमेट। सिलोमेट कहने का मतलब होता है प्रगुहा या देहगुही जिसमें सिलोम है। ठीक है ना, प्रगुहा या सिलोम है, उसको बोलते हैं सिलोमेट। सिलोमेट कहने का मतलब जितने भी प्रकार का हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं सब में जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ पर उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होता है। ठीक है, उस मध्य में, उसके मिड साइड में, मिड प्लेस में उसमें विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जो कि मेसोडर्मल सेल से डेवलपमेंट के बाद, डिवीजन के बाद होता है। ठीक है, इस स्थान को देहगुहा कहते हैं। देहगुही द्रव वहाँ पर भरा होता है, मैंने पहले ही बताया। देहगुहा में जो इंटरनल आर्गन होते हैं, मेसोडर्म की बनी हुई एक झिल्ली जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, उसके द्वारा वो निलंबित रहते हैं, उसके द्वारा वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, उसको मिसेंट्री भी कहते हैं, मिसेंट्री कहते हैं, याद रखेंगे। मतलब जितने भी प्रकार के आर्गन होंगे अंदर, वो सारे आर्गन एक विशेष प्रकार के झिल्ली से कवर्ड रहेगा जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, अगर इसके डायग्राम को मैं इस प्रकार से शो करूं, अंदर आपको दिखाई देगा मेसोडर्मा का एक अंदर लोअर का पार्ट, मतलब ये होगा डाइजेस्टिव कैविटी तो हुआ। ठीक है, इसी में ये इस प्रकार का मैं पार्ट ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट होता है मेसोडर्म के 2 बार विभाजन होने से बनता है। मतलब मेसोडर्म का एक पहला हिस्सा हो गया, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपको इस आउटर साइड में दिखाई देगा। ठीक है, मेसोडर्म का ये लेयर मेसोडर्म, ये लेयर मेसोडर्म, ये लेयर मेसोडर्म, देन मेसोडर्म, इस प्रकार का मेसोडर्म। क्लियर है? मतलब ये भी मेसोडर्म है और ये भी मेसोडर्म है, 2 भागों में डिवाइड होने से बीच में खाली स्पेस बन गया, देख लीजिए। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे इस प्रकार की स्थिति को हम इस प्रकार की स्थिति को सिलोमेट कहते हैं। सॉरी ये जो डायग्राम है ये सीडो सिलोमेट का है, तो इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल कर रहा हूँ। इस डायग्राम को थोड़ा सा बैक करेंगे आप। इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार है, ये होता है, ये एसिलोमेट का सीडो सिलोमेट बोलते हैं ना। तीसरा नंबर को जो बताऊंगा उसका डायग्राम है ना, मैं दूसरा यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, अंदर का जो संरचना है, ये अंदर का संरचना एंडोडर्मा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंडोडर्मा है। क्लियर है? एंडोडर्मा के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से ऐसा इसमें कुछ भर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये होता है एंडोडर्म, ये होता है मेसोडर्म,
ठीक है, और बाहर एक और स्ट्रक्चर बनता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है बाहर। तो ये जो बाहर स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये होता है एक्टोडर्म। कौन सा डर्म? एक्टोडर्म होता है। ठीक है, अब देखो ये जो मीजोडर्म बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, मीजोडर्म, ठीक है, और ये एंडोडर्म, दोनों के बीच में यहाँ पर स्पेस होता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में स्पेस होता है। क्लियर है? अगर आप इसको एक्टोडर्म कह रहे हैं तो ये मीजोडर्म हो सकता है कि बाहर भी डिवाइड हो जाए, है ना, ये मीजोडर्मा हो सकता है कि बाहर भी डिवाइड हो जाए। कैसे बाहर भी डिवाइड हो जाए? ये हो गया एंडोडर्मा। अब इसको मैं दूसरा लेयर मान रहा हूँ मीजोडर्मा, तो समझ लीजिए मीजोडर्मा और एंडोडर्मा के बीच में जो स्पेस बन रहा है, एक ऐसा खींचता हूँ तो ज़्यादा क्लियरली होगा। ठीक है, अंदर का एंडोडर्मा है, ठीक है, ये मीजोडर्मा, और उसके बीच के जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर ये देह गुहा बन रहा है। क्या बन रहा है? देह गुहा बन रहा है। तो ये कहलाता है सिलोमेट। क्या कहलाता है? सिलोमेट देहगुही, अर्थात इसमें आहारनाल देह भित्ति के अंदर उपस्थित है होता है। और जो आहारनाल होगा, अंदर का जो आंतरिक अंग होगा, वो सारे अंग एक आवरण, एक झिल्ली नुमा संरचना में घिरा हुआ रहेगा, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है एसिलोमेट। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग जाएं तो एनिलिड्स, इकाइनोडर्मेटा और कॉडेट्स, एनिलिड्स, इकाइनोडर्मेटा और कॉडेट्स, ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद में ये जो डायग्राम मैं शो कर रहा था, ये थर्ड नंबर का डायग्राम है। ये थर्ड नंबर का डायग्राम मतलब इसको बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट, ऐसा स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट का मतलब होता है कूट देहगुही। कूट देहगुही का मतलब होता है इसमें ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसील नामक एक कैविटी बन जाती है, एम्ब्रायनल कैविटी बन जाती है बीच में। कौन सी कैविटी बन जाती है? एम्ब्रायनल कैविटी बन जाती है बीच में। मतलब इस स्पेस को एम्ब्रायनल कैविटी बोलते हैं, ये वाला कैविटी, या मैं इसको लिख रहा हूँ ब्लास्टोसील कैविटी या एम्ब्रायनल कैविटी भी बोलते हैं, ये बन जाती है। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसील मतलब कोरक गुहा जो होती है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के प्रारंभिक चरण के ब्लास्टूला में पाई जाती है। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट मैंने 12th में वीडियो अभी अभी मैंने डाला है, आप चाहे तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ये गुहा बाहर की ओर आहारनाल की एक्टोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म भित्ति से घिरी हुई रहती है। ये जो गुहा है बाहर की ओर एक्टोडर्म और अंदर की ओर मीजोडर्म से घिरी हुई रहती है। क्लियर है? मतलब अंदर की ओर मीजोडर्म दिखाई दे रहा है आपको, और बाहर की तरफ सबसे बाहरी आवरण के रूप में यहाँ पर एक दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्या डर्म है? ये एक्टोडर्म है बाहर की तरफ, ये एक्टोडर्म हो गया, अंदर मीजोडर्म हो गया। मीजोडर्म के बीच एक गुहा जैसे कूट देह गुहा बना हुआ है, कोरक ब्लास्टोसील नामक कैविटी बना हुआ है, इसी के कारण इसको बोलते हैं स्यूडो सिलोम। अर्थात इसमें गुहा बाहर की ओर आहारनाली की एक्टोडर्म तथा अंदर की ओर एंडोडर्मल भित्ति से घिरी रहती है, एंडोडर्मल भित्ति से घिरी हुई रहती है। ऐसी गुहा को स्यूडो सिलोम कहते हैं। इस प्रकार की जो देही गुहा वाली संरचना आपको जो देखने को मिलेगा वो राउंड वर्म वगैरह में मिलेगा। इसका नाम है स्यूडोसिलोमेट, मैंने लिख दिया है स्यूडोसिलोमेट। इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा राउंड वर्म और ओटीफर्स वगैरह, इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे। ठीक है, कूट देह गुहा इसमें पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया चौथा। चौथे के बाद में आता है पांचवा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, डी नंबर का था बॉडी कैविटी, ई नंबर में आता है बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब होता है शरीर विखंडन। शरीर विखंडन का मतलब होता है कई ऐसे जीव होते हैं जिसकी बॉडी विभिन्न खंडों में बटी हुई रहती है। आपने देखे होंगे, केचुआ देखे होंगे, जो मिलीपेड्स होते हैं जिसको कनखजूरा वाले श्रेणी में रखते हैं आप लोग, कनखजूरा वगैरह, सेंटीपीडी, मिलीपेड्स और सेंटीपीड्स। ठीक है, कनखजूरा वाले जो प्रजाति आपने देखे होंगे वो खंडों का बना होता है, उसका शरीर समान खंडों में विभक्त रहता है। हर खंड को मेटामियर कहते हैं, मेटामियर या सोमैटी कहते हैं। ये इसकी जो बॉडी रहती है सेगमेंटेड रहती है। इस प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? मेटामियर, मेटामियर कहते हैं, मेटामियर या सोमैटी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एनिलिड संघ के एनिमल, केचुआ आपने देखे होंगे, अर्थवर्म देखे होंगे, उसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन और इंटरनल दोनों होता है। मतलब उसके जो ग्रुप्स होंगे, खांच होंगे, वो आंतरिक विभाजन की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ गई हुई रहती है। ठीक है, उन विभाजन को जो पार्टीशंस होता है उसको सेप्टा कहते हैं। इसमें इस प्रकार के विभाजन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं।
ठीक है ना। तो आप इसमें बॉडी सेगमेंटेशन में ये समझिए कि एनिमल्स का जो बॉडी होता है विभिन्न खंडों में बटा होता है। केचुआ का स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, केचुआ जरूर देखे होंगे आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा पॉइंट भी क्लियर करना है। केचुआ तो सिंपली आपने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बॉडी सेगमेंटेशन कैसे खंडों में बटा हुआ रहता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के जीव फीता कृमि टीनिया सोलियम बोलते हैं, जिसको उसमें बटा हुआ रहता है, ठीक है। आपने देखे होंगे उसमें आर्थ्रोपोडा संघ के एनिमल कुछ दिखाई देंगे आपको, जो जिसका शरीर खंडों में विभक्त रहता है, ठीक है। ये हो गया बॉडी सेगमेंटेशन। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट आता है बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का मतलब होता है शरीर आधार और सुरक्षा। सरल प्रकार के एनिमल्स में शरीर में डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके आधार और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य और आंतरिक संरचना नहीं पाई जाती, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण शरीर कोमल और सॉफ्ट होता है, जैसे सिलेंटेटा संघ के एनिमल है, वर्म्स वगैरह है, कृमि वगैरह है, ठीक है। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें आधार और सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार की ठोस रचनाएं पाई जाती है। उस ठोस रचना का नाम होता है स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। स्केलेटन मीन्स क्या होता है? कंकाल। कंकाल के बारे में अगर बात करते हैं तो कंकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें फर्स्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब जैसे आपने देखे होंगे आर्थ्रोपोडा एनिमल के बाहर जो संरचना होती है वो क्यूटिकल या काइटिन युक्त क्यूटिकल की बनी हुई रहती है, ठीक है। आप छू कर देख सकते हो, किसी भी मकड़ी को छू कर देखना कठोर लगेगा उसकी बाहरी कवच। काकरोच को छू कर देखना बाहर, वो भी आर्थ्रोपोडा एनिमल है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। कुछ पंख के रूप में डेवलप होते हैं, कुछ पैर के रूप में डेवलप होते हैं। और मोलस्का संघ में जो शरीर के चारों ओर पाया जाता है वो कैल्शियम युक्त कैल्सीरस प्रकार का क्यूटिकल, कैल्शियम युक्त क्यूटिकल का आवरण होता है। इकाइनोडर्मेटा का जो एनिमल होता है उसके शरीर पर भी कठोर सुरक्षा का एक कवच होता है। आपने देखे होंगे इकाइनोडर्मेटा में वो सियार्चिन वगैरह देखी होंगे आप लोग, ऐसा अंडे के समान संरचना रहता है, आपने देखे होंगे अंडे के समान संरचना को सियार्चिन कहते हैं, ठीक है। लैब में है और कभी जाकर जरूर देखिए, आपके लैब में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कशेरुकी की संरचना पर बात करें तो एक्सोस्केलेटन के रूप में हम लोगों में जितने भी प्रकार के कशेरुकी हैं सब में बाह्य कंकाल के रूप में क्या क्या मिलते हैं, जैसे फीसेस वगैरह आ गई तो उसमें फिन्स के रूप में मिलते हैं, स्केल सल के रूप में मिलते हैं। एविस में जो आता है वो विंग्स के रूप में मिलते हैं, नेल्स, हूफ, हेयर इत्यादि, ये सारे हॉर्न वगैरह ये सारे एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्केलेटन की बात करें तो ये होता है एंडो। एंडो मीन्स होता है आंतरिक। एंडो स्केलेटन मीन्स होता है स्केलेटन मीन्स होता है आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल। अंतः कंकाल का मतलब होता है जो शरीर को अंदर से दृढ़ता प्रदान करता है, जो आपको साधे रखने में मदद करता है। इसमें आता है बोन्स, आता है स्पेशली बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज अस्थि और उपास्थि की बनी हुई कंकाल पाई जाती है, जिसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। सभी हायर वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम के रूप में पूरा रीढ़ की हड्डी के रूप में आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। स्पाइनल कार्ड जिसके अंदर व्यवस्थित रहती है। स्कल, खोपड़ी हम लोगों में पाई जाती है। बाकी एनिमल हायर वर्टिब्रेट्स है उसमें भी पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। क्रेनियम बॉक्स मौजूद होता है। स्पाइनल कार्ड उसकी सुरक्षा करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे जो टीथ है ये भी एंडोस्केलेटन का ही उदाहरण है, जो कि चीज़ों को चीरने फाड़ने के लायक है या उपयोगी है, ठीक है। तो ये मैंने जो आज बताया इसके बेस पे एनिमल किंगडम का को क्लासिफाई किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जानकारी आपको तुरंत और त्वरित मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू।